नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सरिता, उठो, जल्दी उठो। सूरज सर पर चढ़ आया है और महारानी के नखरे तो देखो। अभी तक पैर पसारे बिस्तर पर आराम कर रही है। सरिता की भाभी मंजू गुस्से से तमतमाई सरिता के बिस्तर के पास जाकर उसका कंबल खींचते हुए उसे उठा रही थी। मंजू का बड़बड़ाना सुनकर सरिता झटपट अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और आंखें मसलते हुए बोली, क्या हुआ भाभी? सुबह सुबह आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? और माँ कहाँ है? सरिता की बात सुनकर मंजू बोली, क्यों, तुझे पता नहीं है क्या? तुम्हारी माँ और तुम्हारे भैया कल तुम्हारी मौसी के घर गए हैं। मंजू का इतना कहना था कि सरिता सब समझ गई कि उसकी भाभी उस पर इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ है जब मंजू सरिता के ऊपर इतनी क्रोधित हुई थी, क्योंकि सुबह के सारे काम जो उसे करने पड़ रहे थे और आज माँ उसके साथ काम करने के लिए नहीं थी। न ही मंजू का पति बसंत था जो मंजू को डांटता कि वह सरिता पर इतना न चिल्लाए, इसलिए वह सरिता पर जैसी मर्जी हुक्म चलाने के लिए स्वतंत्र थी। लेकिन मंजू की रौबदार बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे आज तक न ही उसके भाई ने डांटा था और न ही माँ ने। और माँ घर के सारे काम भी कर दिया करती थी, इसलिए मंजू की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह सरिता को कुछ भी उल्टा सीधा बोले। सरिता अपने बिस्तर से उठी तो देखा भाभी ने किचन में ढेर सारे झूठे बर्तन रखे हैं, बाथरूम में कपड़े डुबाकर रख दिए हैं। उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप काम में लग गई, क्योंकि मंजू उस वक्त अपने कमरे में बैठी फोन पर किसी से बातें कर रही थी और कह रही थी कि सारे काम पड़े हैं और वह सारे काम अपनी ननद सरिता से करवाएगी। जब तक ये दोनों माँ बेटी उसके सिर पर हैं तो वह काम क्यों करे, उन्हें मुफ्त में खाने क्यों दे। सरिता को अब यह बात समझ में आ गई थी कि उसकी भाभी की नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसने मंजू से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और वह आंखों में आंसू लिए चुपचाप काम करती रही। 2 दिनों बाद जब उसकी माँ यशोदा जी अपने बेटे बसंत के साथ अपनी बहन के घर से वापस आई तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन सरोज ने सरिता के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बसंत ने जब उन्हें सरिता की फोटो दिखाई तो उन्होंने सरिता को पसंद भी कर लिया है। सरिता, जो अपनी भाभी के द्वारा 2 दिनों से अपमानित होकर काम किए जा रही थी, अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए उत्साहित हो गई, क्योंकि वह भी अब अपनी भाभी के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहना चाहती थी। मंजू की बातें और उसका व्यवहार याद आते ही वह थोड़ी उदास सी हो गई। सरिता का उतरा हुआ चेहरा देखकर यशोदा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? अभी अभी तो तू खुश लग रही थी, फिर तुझे क्या हुआ जो उदास लगने लगी? सरिता ने यशोदा जी से उस समय कुछ नहीं कहा और अपने आंसू छुपाते हुए वहां से उठकर चली गई। बसंत ने अपनी पत्नी मंजू से सरिता की उदासी का कारण पूछा तो उसने अपने कंधे उचकाते हुए और आंखें मटकाकर कहा, मुझे क्या पता, शायद अपनी शादी की बात सुनकर अपना मायका छोड़ना पड़ेगा, यह सोचकर उदास हो गई होगी। भाई, हम भी तो आए हैं अपना मायका छोड़कर। कहते हुए मंजू वहां से चली गई। लेकिन यशोदा जी समझ रही थी, जरूर मंजू ने उनकी अनुपस्थिति में सरिता से ज्यादा काम करवाया होगा या उल्टा सीधा कुछ तो कहा होगा, तभी वह इतनी उदास लग रही है। लेकिन बसंत को लगा हो सकता है मंजू ठीक ही बोल रही हो। सब अपने अपने काम में लग गए। रात में जब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए तब यशोदा जी ने सरिता से उसकी उदासी का कारण पूछा तो पहले तो उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन यशोदा जी ने बहुत ही प्यार से पूछा तो उसके सब्र का बांध टूट गया और वह अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रो पड़ी और सारी बातें बता दिया कि उसकी भाभी ने उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। यशोदा जी को तो पहले से ही अंदेशा था कि उनकी गैर मौजूदगी में मंजू ऐसा ही कुछ कर सकती है, लेकिन इतना ज्यादा दुर्व्यवहार करेगी ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तब यशोदा जी ने भी अपने मन की बात सरिता को बताया कि उनके साथ भी मंजू कितना गलत व्यवहार करती है, लेकिन वह अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई बाधा न आने पाए, इसलिए चुपचाप बिना शिकायत के अपना और सरिता दोनों के हिस्से का काम लगातार करती रहती थी। वरना मंजू तो दोनों माँ बेटी को
घर से ही बाहर निकाल देने की धमकी दिया करती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को अपना अपना दुख बांटकर रोने लगी। तभी मंजू दंदनाती हुई उनके पास आई और बोली, दोनों माँ बेटी के शिकवे शिकायतें खत्म हो गई हो तो अब जरा सुबह के लिए क्या सब्जी बनाना है उसकी तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि कल मैं और बसंत जल्दी ही घूमने जाने का प्लान बनाए हैं। यशोदा जी को लगा कि मंजू को एक थप्पड़ लगाकर पूछे कि वह किस हक से ऐसा ऑर्डर फरमा रही है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवानी थी, इसलिए मन मसोसकर चुप रही और हाँ में सिर हिला दिया। मंजू वहां से चली गई तो यशोदा जी ने आलू चने की सब्जी बनाने के लिए चना भिगोने के लिए चली गई, क्योंकि बसंत को चने की सब्जी बहुत पसंद थी। दूसरे दिन यशोदा जी सुबह सबसे पहले उठी और बेटे बहू के लिए आलू चने की सब्जी, पराठे और मिक्स वेज के साथ साथ हलवा भी बना दिया। मंजू और बसंत सुबह जल्दी से तैयार हुए और घूमने जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल गए। घर में रह गई यशोदा जी। सरिता भी उस दिन जल्दी तैयार हुई और अपने पार्लर में गई, क्योंकि उसे आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति के बेटी की शादी थी, उसका मेकअप करना था, साथ ही साथ उनके घर के बहुत सारे लोगों का भी मेकअप करना था और वहीं से सरिता अपने कॉलेज जाने वाली थी। सरिता ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है, इस बारे में मंजू को पता नहीं था, वरना वह घर में बवाल खड़ा कर देती, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि सरिता या उसकी माँ के पास चार पैसे रहे। वह चाहती थी कि वे दोनों माँ बेटी उसकी गुलाम बनकर रहें। सरिता के कॉलेज की फीस भरनी हो या कोई अन्य सामान खरीदना हो, मंजू जब तक 10 बातें नहीं सुना देती थी तब तक सरिता को पैसे नहीं देती थी। इसलिए मंजू की जली कटी बातें न सुननी पड़े, इसलिए सरिता ने ब्यूटी पार्लर के साथ साथ कभी कभी बुटीक का भी काम सीखना शुरू कर दिया था, जिससे उसे कुछ रुपये मिल जाया करते थे और यशोदा जी घर के सारे काम बिना थके किया करती थी, ताकि सरिता को ये सब सीखने के लिए समय मिले। समय यूं ही बीत रहा था। सरिता का बीएड और एमएड भी पूरा हो चुका था। मंजू कम पढ़ी लिखी थी, तो उसे पता ही नहीं था कि सरिता ने कौन सी डिग्री ले रखी है या और क्या क्या स्किल सीख रही है। उसे तो सिर्फ इस बात का घमंड था कि उसने अपने पिता के घर से ढेर सारा दहेज लाया है और बसंत के घर की मालकिन है। यशोदा जी जो वास्तव में मालकिन है, उन्हें हटाकर वह स्वयं मालकिन बन बैठी है। उसी बात की खुशी उसके मन में थी। कुछ दिन बीतने के बाद यशोदा जी की बहन सरोज ने बसंत से कहा कि तुमने जिस लड़के के बारे में सरिता के रिश्ते की बात चलाई थी, वह अब शादी करने के लिए तैयार है। क्या तुम तैयार हो? बसंत ने कहा, मौसी जी, मैं माँ और सरिता से बात करके बताता हूँ। बसंत ने जब यह बात मंजू को बताया तो उसने कह दिया, देखो जी, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होगी, तो दहेज भी तगड़ा ही मांगेगा, तो हम कहाँ से देंगे? अब आप अपने आप को ही देख लो। आप लोगों के पास क्या था? न ही आपके पास बहुत अच्छी नौकरी है, न ही आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो। फिर भी मेरे पापा ने कितना कुछ दहेज में सामान, पैसा और सोना चांदी दिया है। फिर आप ही सोचिए, अगर वह लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कितना डिमांड करेगा। और सरिता भी तो कोई नौकरी नहीं करती है जिसके दम पर हम कुछ कह पाते। शुरू शुरू में तो लड़के वाले कह देते हैं कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बाद में इतना डिमांड करते हैं कि लड़की के माँ बाप का घर तक बिक जाता है। और भी इतनी सारी बातें बसंत के दिमाग में डाल दी कि बसंत ने उस रिश्ते के लिए मना करने का निर्णय करके न ही उसके बारे में अपनी माँ को बताया, न सरिता को बताया, और अपनी मौसी सरोज से कह दिया कि उन्हें वह रिश्ता पसंद नहीं है। बसंत के मना करते ही सरोज को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए थी। सरिता जिसमें फिट बैठती थी, वह अपनी बहन यशोदा जी से बहुत नाराज हो गई। उन्होंने कई दिनों तक उनसे बात नहीं किया, लेकिन जब यशोदा जी ने उन्हें बताया कि बसंत या मंजू दोनों में से किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया, तो वह भी समझ गई कि मंजू ही नहीं चाहती थी कि सरिता अच्छी जिंदगी जिए। यशोदा जी ने जब मंजू और बसंत से इस बारे में बात किया तो मंजू ने बवाल खड़ा कर दिया और दोनों माँ बेटी से खूब लड़ाई झगड़े किए। अब सरिता की शादी का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक से बढ़कर एक रिश्ते आए। अलग अलग रिश्तेदारों ने सरिता के लिए रिश्ता लाया, लेकिन
मंजू, यशोदा जी और सरिता तक वह बात पहुंचने ही नहीं देती थी। वह बसंत को बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसा लेती और रिश्ते को पहले ही रिजेक्ट कर देती। किसी किसी को तो फोन करके ही डायरेक्ट मना कर देती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी मुफ्त की नौकरानी उसके घर से जाए और उसके लिए कुछ भी खर्च करना पड़े। एक दिन मंजू अपनी भाभी की बहन की शादी में गई थी। वहां उसकी भाभी के रिश्तेदार ने बताया कि एक लड़का है जो बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन लड़का पागल है और कुछ भी नहीं कमाता। उसके भैया भाभी चाहते हैं कि उसकी शादी कर दे और उससे छुटकारा पाएं, क्योंकि उसके माँ बाप कोई भी नहीं है। मंजू को वह रिश्ता सरिता के लिए पसंद आया, क्योंकि शादी के बाद सरिता उस लड़के के साथ अलग रहेगी तो उसे दहेज के लिए कोई ताने मारने वाला भी नहीं होगा और कोई डिमांड भी नहीं होगी, और बिना दहेज के एक बार शादी हो गई तो वह भी छुटकारा पा जाएगी। बाकी घर के अन्य कामों को करने के लिए उसकी सास यशोदा जी तो है ही। उसने अपने घर में आकर उस लड़के के बारे में सबसे पहले बसंत को बताया। उसने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। उसने उसे बताया कि लड़का खानदानी रईस है, उनके पास इतना कुछ है कि उसे किसी भी प्रकार का अलग बाहर जाकर काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए वह अपने पिता की प्रॉपर्टी को ही संभालता है। देखने में सुंदर है, हमारी सरिता वहाँ बहुत खुश रहेगी, और सबसे बड़ी बात कि उनकी दहेज की कोई डिमांड नहीं है। यही बात उसने यशोदा जी और सरिता को भी बताया। इतना ही नहीं, बल्कि उनके सामने तो और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर उस लड़के की तारीफें की। सरिता और यशोदा जी ने जब उससे मिलने के लिए कहा तो मंजू बोली, अरे मैंने लड़के को देख लिया है, उसका नाम लोकेश है। तुम चाहो तो सोशल मीडिया में सर्च करके उसका प्रोफाइल देख सकती हो, और जब मैं उसके बारे में इतना कुछ बता रही हूँ तो तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है क्या? कहकर वह उन पर गुस्सा करते हुए मुंह फुलाकर वहां से चली गई। उसने दोबारा सरिता या यशोदा जी की मर्जी जानने की जरूरत ही नहीं समझी और लोकेश के साथ सरिता का रिश्ता पक्का कर दिया। सरिता मंजू से पूछती रह गई कि लोकेश ने पढ़ाई कहाँ तक की है। मंजू ने खुद ही पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे किसी की भी पढ़ाई के बारे में जानने की दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने सरिता से कह दिया, अरे अमीर बाप का बेटा है, इतना पढ़ाई तो किया ही होगा कि तूने नहीं की होगी। तूने तो ऐसी पढ़ाई का नाम भी नहीं सुना होगा। सरिता समझ गई कि भाभी ने खुद ही पढ़ाई नहीं की है तो वह क्या जाने कैसी कैसी पढ़ाई की जाती है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि सरिता ने कौन कौन सी पढ़ाई की है। उसे सिर्फ इतना पता था कि सरिता पढ़ाई करने कॉलेज जाती है। क्या पढ़ती है, क्या करती है, उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। समय धीरे धीरे बीता और शादी का दिन भी आ गया। शादी के दिन जब सब ने लोकेश को देखा तो सब दंग रह गए। वह पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, लेकिन सब ने बात को यह कहकर टाल दिया कि शादी की खुशी में खुश होकर मजाक कर रहा है। वह देखने में तो सुंदर था, लेकिन हरकतें पागलों की तरह थी। जब वह अपने घर से दूल्हा बनकर सरिता के घर जा रहा था, तब सभी ने उसे समझाया था कि वह वहाँ किसी के साथ ज्यादा बातें न करे और शांति से रहे। लेकिन वह जैसे ही मंडप में गया, सरिता की बुआ जो उनके स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर आई थी, उससे कह दिया, अरे आपने आरती की थाली लाई और दुल्हन कहाँ है? मुझे मेरी दुल्हन को देखना है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और हंसने लगे, लेकिन दूल्हे की भाभी ने आगे बढ़कर बात को संभाल लिया कि वह मजाक कर रहा है। फिर जैसे ही स्टेज में वरमाला दूल्हा दुल्हन के हाथ में दिया गया तो उसने अपने हाथ में रखा वरमाला खुद ही पहन लिया, और फिर उसकी बुआ ने वह वरमाला उसके गले से निकालकर एक दूसरे के गले में डालने के लिए कहा। फेरों के समय भी छोटे बच्चे की तरह गुस्सा हो गया। कहने लगा कि पहले वह चलेगा, बाद में दुल्हन चलेगी। फिर पंडित जी ने उसे समझाया कि बेटा, 3 फेरों में दुल्हन पहले चलेगी और बाद के 4 फेरों में दूल्हा पहले चलेगा। तब वह बड़े मुश्किल से माना। दूल्हे की ये सारी हरकतें देखकर शादी में आए मेहमानों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई कि लगता है लड़का तो पागल है, लेकिन अपनी सरिता तो कितनी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई है, बेचारी के तो भाग्य ही फूट गए। यशोदा जी यह सब सुनकर आंसू बहा रही थी, लेकिन मंजू तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। बसंत को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मंजू उसे यह कहकर शांत कर देती थी कि अरे शादी की खुशी में लोकेश बाबू ऐसा कर रहे हैं, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और जब शादी के पहले बसंत और यशोदा जी ने लोकेश से मिलने की इच्छा जाहिर की थी,
तो मंजू ने उन्हें कह दिया था कि लोकेश विदेश गया है अपने बिजनेस के सिलसिले में और वह शादी के दिन ही वापस आएगा। अपने कपड़े भी वह विदेश से ही लेकर आएगा कहकर उन्हें शांत कर दिया था। लोकेश से यशोदा जी या सरिता कभी फोन से बात करने की कोशिश भी करते तो कोई दूसरा व्यक्ति ही उसका फोन उठाता और कह देता कि लोकेश अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त है, शादी भी करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगा है, इसलिए उनसे अभी बात नहीं हो पाएगी। इस प्रकार शादी के दिन तक मंजू के अलावा लोकेश से किसी ने भी बात नहीं की थी। जब भी कुछ भी पूछने की या डिस्कस करने की बात आती मंजू कह देती, मैं बात कर लूंगी लोकेश से और आप लोग टेंशन न लो। इस प्रकार अंततः सरिता की शादी लोकेश के साथ हो ही गई। सरिता जब अपने ससुराल में गई तो उसने देखा एक साधारण से घर में उसका गृह प्रवेश करवाया गया, जिसे देखकर वह हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। शादी के दूसरे दिन ही सरिता की जेठानी कविता ने सरिता से कहा, तुम अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जाओ। कविता की बातें सुनकर सरिता हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों भाभी, क्या हुआ, मैं कहाँ जाऊंगी? तो कविता ने कहा, हमारी जवाबदारी थी तेरे पागल पति की शादी करने की, जो हमने कर दिया। अब आगे तुम दोनों कहाँ रहना है, कैसे पेट भरना है, तुम जानो। सरिता यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसने रोते बिलखते अपने भाई बसंत को फोन लगाया तो फोन उसकी भाभी मंजू ने उठाया, क्योंकि मंजू को तो पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि सरिता के ससुराल जाते ही ऐसा ही कुछ होने वाला है। सरिता ने जब रोते हुए सारी बातें मंजू को बताई तो उसने कह दिया, तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, और रही बात तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या बोल रहे हैं, इस बात से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम था तुम्हारी शादी करके हमारे घर से विदा करना, जो हमने कर दिया। अब आगे का सफर तुम्हें खुद ही तय करना है। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या करना है, और मायके में आने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मंजू की ऐसी बातें सुनकर सरिता के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सरिता समझ रही थी कि भाभी उससे उस समय का बदला ले रही है जब उसकी मौसी ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिश्ता बताया था और माँ ने उसके बारे में नहीं बताने पर दो चार बातें सुना दी थी। उसी का बदला इस पागल लड़के से शादी करवाकर ले रही है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में ठान लिया कि जब तक वह एक कामयाब इंसान नहीं बन जाती, वह अपनी माँ या भाभी के सामने नहीं जाएगी। वह अपने पति लोकेश को लेकर एक किराए के मकान में चली गई। उसने सबसे पहले लोकेश के इलाज कराने के बारे में सोचा। उसने सबसे पहले ब्यूटी पार्लर और बुटीक वाली दीदी से संपर्क किया, जहां से वह कुछ पैसे कमा लिया करती थी, और उन्हें सारी बातें बताई ताकि उसका इनकम का सोर्स बना रहे। उसने अपने कुछ गहने बेचे और लोकेश का इलाज जारी रखा। पार्लर और बुटीक का काम भी जारी रखा और सरकारी नौकरी के लिए भी पढ़ाई करती रही। उसके लगातार प्रयास से एक समय ऐसा आया कि लोकेश भी धीरे धीरे ठीक हो गया, क्योंकि वह जन्मजात पागल नहीं था। वह तो बहुत ही होशियार और संयमित लड़का था। लेकिन जब उसकी भाभी कविता ने देखा कि ये लड़का पढ़ने में होशियार है और पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा ऑफिसर बन सकता है और उनसे आगे निकल सकता है, इसलिए उसे धीरे धीरे पागल होने की दवाई देने लगी ताकि उसका मन पढ़ाई से दूर हट जाए और वह अपने जीवन में कुछ भी न कर पाए और उसे उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी में से भी कुछ भी न देना पड़े। लेकिन वह अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। सरिता ने भी कंपटीशन एग्जाम दिए थे, जिसका रिजल्ट आ चुका था। वह अब सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी। लोकेश ने भी आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा था, इसलिए वह दिन रात जी तोड़ मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत भी रंग लाई। एक समय ऐसा आया कि लोकेश ने भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया और अंततः वह आईएएस अधिकारी बन ही गया। इतने दिनों के लंबे सफर के दरमियान सरिता की माँ यशोदा जी के अलावा किसी ने भी उसकी कुशल क्षेम नहीं पूछी। यशोदा जी बीच बीच में सरिता से मिलने आ भी जाया करती, लेकिन उसकी गरीबी बदहाली के बारे में ना ही उन्होंने बसंत को बताया और ना ही अपने रिश्तेदारों को बताया। यशोदा जी ने सरिता को हमेशा हौसला दिया कि बेटी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माँ की यही सीख सरिता के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी।
उसने माँ की इस सीख को ही अपना हथियार बनाया और दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गई। सरिता ने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया और लोकेश ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। अब बारी थी सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने की, लेकिन लोकेश के पास तो न ही आइडेंटिटी प्रूफ था और न ही उसकी पुरानी मार्कशीट थी। वह कुछ देर के लिए परेशान हो गया। सरिता ने अपनी जेठानी कविता को फोन लगाया कि वह लोकेश के सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दे, लेकिन उसकी जेठानी ने कह दिया कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लोकेश ने खुद ही जला दिया है। अब उसका हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि यह काम खुद उसी ने किया था, ताकि लोकेश चाहकर भी भविष्य में कुछ भी न कर सके। लेकिन कहते हैं ना, जो सच्चा इंसान होता है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। सरिता ने लोकेश के सारे बोर्ड के मार्कशीट शिक्षा मंडल में आवेदन देकर डुप्लीकेट बनवा लिया। अब लोकेश को कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। अब सरिता के घर में एक एक करके खुशियों ने दस्तक देना शुरू किया। एक दिन सरिता को लोकेश ने बताया कि उसकी पोस्टिंग वही हुई है जहां उसका मायका है। सरिता को सुनकर थोड़ी देर के लिए अजीब तो लगा, लेकिन मन में थोड़ा गर्व भी हुआ कि अब उसकी भाभी को पता चलेगा कि उसने जिस पागल से उसकी शादी करवाई थी उसका ओहदा आज कितना ऊंचा हो चुका है। सरिता ने अपनी माँ को यह खुशखबरी सबसे पहले दी कि उसका दामाद अब उन्हीं के एरिया का कलेक्टर बन चुका है। यशोदा जी ने जब यह समाचार सुना तो उनके आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन सरिता ने अपनी माँ से कह दिया था कि वह सरिता के प्रिंसिपल बनने या लोकेश के आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में उसके भैया भाभी को कुछ भी न बताए। यशोदा जी ने भी उसकी बात मान ली और अपने बेटे बहू को कुछ भी नहीं बताया। एक दिन मंजू न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसने पेपर के फ्रंट पेज पर देखा एक पागल गरीब अनाथ लड़का बना आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था और लोकेश की बड़ी सी मुस्कुराती हुई फोटो छपी थी। मंजू ने जब उस फोटो को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वास्तव में यह फोटो लोकेश की ही है। उसके बारे में वह पूरी जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं छपा था। उसने तुरंत लोकेश की भाभी कविता को फ़ोन लगाया कि क्या ये जो पेपर में छपा है ये वही पागल लोकेश है या कोई और। लेकिन कविता ने जैसे ही मंजू का नाम देखा उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन मंजू कहाँ हार मानने वाली थी, वह भी जिद्दी थी। उसने बार बार कविता को फ़ोन किया तो गुस्से में आकर कविता ने फ़ोन उठाया और कहा, क्या हुआ मंजू जी, आपको पता नहीं है क्या, आपकी लाडली ननद यहाँ नहीं रहती। अगर आपने उसके बारे में जानने के लिए फ़ोन किया होगा तो जाइए उसे कहीं सड़क या मंदिर में ढूंढिए, भटक रही होगी अपने पागल पति का पेट भरने के लिए भीख मांगते हुए। कहकर वह फ़ोन काटने ही वाली थी कि मंजू ने कहा, अरे कविता जी, आप तो बहुत नाराज़ हो रही हैं। मैंने अपनी ननद के बारे में जानकारी लेने के लिए नहीं बल्कि उनके बारे में जानकारी देने के लिए फ़ोन किया है। अच्छा, क्यों? उसको हमारी ज़रूरत पड़ गई ना। आप कान खोलकर सुन लीजिए मंजू जी, शादी के पहले आपसे बात हो गई थी कि आप सिर्फ अपनी ननद की शादी करके उसे घर से निकालना चाहती हैं और मैं अपने देवर को, जो हमने कर दिया। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। अब मैं एक फूटी कौड़ी भी आपकी ननद को नहीं देने वाली। मंजू ने कविता की बात ध्यान से सुना और कहा, कविता जी, जैसा आप कह रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अब खेल तो उल्टा हो गया है। जिस सिक्के को आपने खोटा समझा था वही सबसे लायक निकला। वह तो कलेक्टर बन गया है, वो भी हमारे ही एरिया का। इतना सुनते ही कविता के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन बड़े मुश्किल से उसने संभाला। फिर बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लड़का ढंग से कपड़ा पहनना भी नहीं जानता वो क्या कलेक्टर बन पाएगा। मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मंजू ने कहा, ठीक है, आपको यकीन नहीं है तो मैं उसका फोटो खींचकर भेज रही हूँ, आप अपने आंखों से देख लीजिएगा, तब तो मानोगी। उसने तुरंत उसका फोटो खींचकर भेज दिया। कविता ने देखा वास्तव में ये फोटो तो लोकेश की ही है। उसने उसके बारे में जो लिखा था वह भी पढ़ा तो वह दंग रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पागल लड़का इतना बड़ा अधिकारी कैसे बन सकता है। उसने लोकेश को फोन लगाने के बारे में सोचा, फिर उसे याद आया उसके पास तो मोबाइल ही नहीं था।
फिर उसने सरिता को फोन लगाया, लेकिन वह स्विच ऑफ आया। उधर मंजू ने भी सरिता को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ बताया। दोनों की भाभियां परेशान हो गई। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि वे क्या करें, तो उन्होंने विचार किया कि उनसे स्वयं जाकर मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे लोग रहते कहाँ हैं। आज मंजू को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने सरिता को एक मामूली सी लड़की समझकर अपने घर से बाहर फेंकना चाहा। वह तो हीरा के समान थी। उसने यशोदा जी से भी पूछा, क्या वह सरिता के बारे में कुछ जानती है? तो उन्होंने कह दिया, बहू, मैं तो घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ, तो भला मुझे क्या पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ और किस हाल में है। मंजू ने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि वास्तव में यशोदा जी को वह बाहर कहीं भी नहीं जाने देती थी, घर के कामों में ही उलझा कर रखती थी। तभी एक दिन अखबार में खबर छपी कि लोकेश को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उसने 70 घुसपैठियों का खात्मा करने का अचूक योजना बनाकर उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। मंजू को उस दिन मौका मिला कि वह उससे वहां मिल सकती है, जहां का एड्रेस अखबार में छपा था। वह वहां पहुंच गई। जब सम्मान समारोह समाप्त हुआ और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे, तो एक अधिकारी ने सीएम साहब से सरिता से मिलवाते हुए बताया कि ये सरिता जी हैं, जो एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं और लोकेश सर की पत्नी हैं। सीएम साहब उससे मिलकर खुश हो गए। मंजू ने यह सब देखा तो उसे तो अपने आंखों और कानों में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह तो उसे एक मामूली सी लड़की समझ रही थी, जो आज प्रिंसिपल बनकर आरामदायक जीवन जी रही है। सारा कार्यक्रम समाप्त होते ही लोकेश और सरिता जैसे ही वहां से निकलने लगे, उनके फैंस उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, क्योंकि लोकेश ने अपनी सारी हकीकत उस मंच पर बताया था जहां उसे सम्मानित किया गया था। इसलिए उसके प्रति सभी के मन में उसके और सरिता के प्रति आदर और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था। लोकेश और सरिता ने वहां फोटो खिंचवाया और जैसे ही बाहर निकलने लगे, मंजू और कविता दोनों ही उनसे मिलने के लिए खड़े थे। सबसे पहले मंजू ने सरिता से कहा, अरे सरिता, कैसी हो? अपनी भाभी को पहचानती भी हो या भूल गई? सरिता ने उसके तरफ गौर से देखा। फिर कविता ने कहा, सरिता, मैं भी इधर ही हूँ, सिर्फ अपनी भाभी के तरफ ही ध्यान मत देना। तेरे पति की भाभी भी यहीं खड़ी है, इधर भी ध्यान दे देना। सरिता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने उसकी तरफ भी ध्यान से देखा, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। फिर उसने लोकेश से कहा, लोकेश, क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो? लोकेश ने ना में सिर हिला दिया। तब सरिता ने कहा, देखा, आप दोनों ने जिन लोगों को मेरे पति नहीं पहचानते, उन्हें मैं भी नहीं पहचानती। जिन दिनों मुझे आप लोगों की जरूरत थी, उस समय आप लोगों ने मुझसे क्या कहा था, याद कीजिए। अगर मैं भी वही शब्द आप लोगों के लिए इस्तेमाल करूं, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? अगर नहीं, तो आप लोग यहाँ से बाइज्जत जा सकते हैं। सरिता की बातें सुनकर दोनों ने वहां तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि उतने सारे लोगों के बीच तमाशा बनाना उन्हें ठीक नहीं लगा। लेकिन मंजू जैसे ही अपने घर गई, यशोदा जी पर जुर्म ढाने लगी। उन्हें न ही खाना देती थी, न ही पानी, और दिन भर घर के सारे काम करवाती रही। उनके पास छोटा सा मोबाइल था, उसे भी अपने कब्जे में कर लिया, ताकि वह अपनी बेटी को कोई शिकायत न बता सके। सरिता को इतना एहसास तो था कि उसने जिस तरह से अपनी भाभी के साथ व्यवहार किया है, जरूर उसकी माँ के साथ वह दुर्व्यवहार करेगी। उसने अपनी माँ को फोन लगाया तो स्विच ऑफ आया। उसने सोचा शायद माँ ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब लगातार 3 दिनों तक स्विच ऑफ आया, तो सरिता को समझते देर न लगी कि उसकी भाभी उसकी माँ के साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर कर रही होगी। वह स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी माँ से मिलने जैसे ही अपने भाई के घर गई, तो मंजू ने कहा, अच्छा, अब क्या लेने आई है? तू तो हमें पहचानती नहीं ना, फिर यहाँ क्या लेने आई है? सरिता ने उससे अपनी माँ के बारे में पूछा, तो उसने कहा, क्यों, तुम्हें उनसे क्या लेना देना? तुम अपनी नौकरी और पैसों के घमंड में ही खुश रहो। यहाँ क्यों आई हो? जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। लेकिन सरिता ने मन में ठान लिया था कि वह अपनी माँ से मिले बिना नहीं जाएगी। वह जबरदस्ती अंदर गई तो देखा उसकी माँ अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी है और अपनी बेटी सरिता का नाम बार बार ले रही है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और अपनी माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जब यशोदा जी का इलाज किया तो उन्होंने बताया कि डिप्रेशन
और कई दिनों से अच्छा खाना न मिलने की वजह से इनकी ऐसी हालत हुई है। 1 घंटे की भी लेट होती तो शायद इनका बचना मुश्किल था। डॉक्टर की बातें सुनकर सरिता को मंजू पर बहुत गुस्सा आया। उसने पुलिस कंप्लेंट कर दिया कि उसकी भाभी ने उसकी माँ के साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार किया। लगभग 15 दिनों के इलाज के बाद यशोदा जी ठीक हुई तो पुलिस ने उनका बयान लिया और सरिता जैसे ही यशोदा जी को उनके घर पहुंचाने गई तो वह उन्हें अपने घर में रखने को तैयार नहीं हुई। सरिता को मालूम था उसकी भाभी ऐसा ही कुछ करने वाली है, क्योंकि यशोदा जी के इलाज के दौरान उन 15 दिनों में एक दिन भी वह उनसे मिलने या उन्हें देखने नहीं गई थी। सरिता ने तुरंत पुलिस वालों को इशारा किया, क्योंकि वह अपने साथ ही पुलिस लेकर गई थी। मंजू इतना आसानी से इसलिए बोल पा रही थी क्योंकि बसंत को उसके ऑफिस की तरफ से 1 महीने के लिए फॉरेन भेज दिया गया था। इसलिए वह यशोदा जी के ऊपर जैसी मर्जी अत्याचार कर सकती थी। मंजू ने जैसे ही पुलिस वालों को देखा उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वह सरिता से बोली, अरे सरिता, तुमने ये पुलिस वालों को क्यों बुलाया है? हमारे बीच जो भी है पारिवारिक मैटर है ना। इंस्पेक्टर साहब, हमारा ये छोटा मोटा मनमुटाव है जो हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। सरिता ने आप लोगों को यहाँ तक बुलाया, उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और यशोदा जी से कहने लगी, माँ जी, आप सरिता से कहिए ना कि वह पुलिस वालों को यहाँ से जाने के लिए कह दे। लेकिन अब यशोदा जी मंजू के हाथ की कठपुतली नहीं बनी थी, क्योंकि उन्हें सरिता का सहारा जो मिल चुका था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा मंजू ने कहा, तो वह उसी समय यशोदा जी को मारने के लिए हाथ उठा दिया। तब यशोदा जी ने सारी हकीकत पुलिस वालों के सामने ही अपनी बेटी सरिता को बताया कि मंजू जब नहीं तब उन पर हाथ भी उठा दिया करती थी और नौकरानी की तरह घर के सारे काम करवाती थी। किसी भी काम को करने में थोड़ी सी भी गलती हो जाती या थोड़ा लेट हो जाता तो वृद्धाश्रम भेज देने या भीख मांगने के लिए घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देने की धमकी भी दिया करती थी। और पेट भर भोजन तो कभी भी नहीं दिया। कहती थी कि तुम्हारी उम्र हो गई है, ज्यादा खाना खाओगी तो आलसी हो जाओगी, इसलिए उतना ही खाना खाओ जिससे हाथ पैर में जान रहे। माँ की दर्द भरी बातें सुनकर सरिता की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने पुलिस वालों से कहा, सर, इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इनके बच्चों को मैं संभाल लूंगी। मंजू यशोदा जी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो वह सरिता से हाथ जोड़कर कहा, सरिता, मुझे एक बार के लिए माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सरिता को मालूम था अगर एक मौका दे भी देगी तो मंजू सुधरने वालों में से नहीं है। उसने कहा, मुझे मालूम है आपकी फितरत। जैसे ही आपको पता चला कि मेरे पति कलेक्टर बन चुके हैं तो भी आपने मेरी माँ को इतनी तकलीफ दी। आपको इतना भी डर नहीं रहा कि इनकी बेटी अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कर सकती है। पुलिस वालों ने मंजू को अपने साथ गाड़ी में बैठाया और ले गए। बसंत को जब अपनी माँ की दुर्दशा के बारे में पता चला कि उनकी दुर्दशा कोई और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही करती थी, तो उसे भी उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे जेल से छुड़ाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। अब यशोदा जी अपने घर में अपने पोते पोती और बेटे के साथ आराम से रहने लगी। मंजू जेल में बैठकर मन ही मन पछताती रही कि काश उसने अपनी देवी समान सास को तकलीफ न दिया होता तो आज उसे ऐसा दिन न देखना पड़ता। बसंत को भी अब समझ में आ रहा था कि माँ बाप अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करते हैं, हमेशा उनके भले के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन बच्चे कब स्वार्थी बन जाते हैं और अपने माँ बाप के दुखों के तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, बच्चों को पता ही नहीं चलता। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देते, वे हमेशा अपने बच्चों के अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। माता पिता का आशीर्वाद ही बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। उनका प्यार ही सच्ची ताकत और प्रेरणा प्रदान करता है। उधर कविता और उसके पति विनय भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी बड़े भाई भाभी होने का कोई फर्ज नहीं निभाया था। कहते हैं बड़ा भाई बाप समान होता है, जब बाप नहीं होता तो बड़ा भाई ही अपने छोटे भाई बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने आप ही ले लेता है और भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन उन्होंने लोकेश को पागल बनाकर उसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी हड़प लिया और उसे कहीं का नहीं छोड़ा था।
लेकिन कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसके किस्मत में जितना मिलने का होता है उतना मिलता ही है। लोकेश के साथ भी वही हुआ। आखिरकार उसे कलेक्टर पद तो मिला ही, साथ ही साथ सरकार की ओर से सीएम साहब के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं विनय और कविता बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। एक दिन जब भटकते भटकते वे दोनों सरिता के घर पहुंचे तो सरिता ने उन्हें कुछ रुपये और खाने का सामान दिया ताकि उनके कुछ दिन आसानी से कट जाएं, क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। सरिता ने अपने नौकरों के लिए जो क्वार्टर बनाए थे वहीं एक कमरे में उन्हें रहने के लिए जगह भी दे दिया। लोकेश को सब पता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। एक दिन उसने सरिता से कहा, सरिता, तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हें शादी के दूसरे दिन ही अपने घर से भगा दिया उन्हें भी आसरा दे दिया। सरिता बोली, वो उनका कर्म था और ये मेरा कर्म है। लोकेश उसे एकटक देखता रहा। उसकी नज़रों में सरिता के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यशोदा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मंजू और कविता के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।